गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज हम अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट थर्ड का आपका पहला टॉपिक है फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। और हमें 3 कारकों का अध्ययन करना है: भौतिक कारक, सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक। ये एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट के अंदर ये सभी कारक दिखा रखे हैं। पहला आपका भौतिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण तथा तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। कोई भी जैसे प्रदेश होता है तो उसमें बहुत सारे कारक आपस में अंतर संबंधित होते हैं और उस प्रदेश के अंदर चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो या अन्य कोई भी गतिविधि हो, उन सभी को वो विशेषीकरण प्रदान करते हैं। यदि हम वृहद क्षेत्र पर यदि बात करें कि वहाँ की कृषिगत विशेषताओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो मुख्य रूप से ये 3 कारक होते हैं: भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। और इसमें भी मुख्य रूप से जो भौतिक पर्यावरण है उसका प्रभाव अधिक, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक और जो मानवीय वातावरण के तत्व है, ये दोनों सम्मिलित रूप से ही कृषिगत विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। या कृषि है वो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न कारकों का प्रतिफल होती है। ये जो हम विभिन्न कारकों की बात कर रहे हैं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि, इन्हीं कारकों के द्वारा कृषि संचालित होती है और इनके समन्वित जो परिणाम हैं उनसे ही कृषि को विशिष्टता प्राप्त होती है। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में मुख्य रूप से आप देखते हैं 3 तत्व है: जलवायु, मिट्टी एवं उच्चावच। फसल उत्पादन को जो भी प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे इस टॉपिक में हम लोग 3 कारक पढ़ेंगे, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इन तीनों कारकों में से जो भौतिक कारक है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो कृषि भूमि का वितरण है, कृषि का प्रकार है या फसलों का क्षेत्रीय वितरण, उत्पादन आदि, ये सब भौतिक पर्यावरण के विभिन्न रूपों में, भौतिक पर्यावरण को विभिन्न रूपों में क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वर्तमान समय में हालांकि मानव ने क्या किया, भौतिक पर्यावरण से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है उनका समाधान कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग बिल्कुल शुष्क है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम रहती है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन आपको पता है कि इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके कारण से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक कारक है वो किसी भी प्रदेश के जो फसल उत्पादन है उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि हमने जो प्राविधिकी तकनीक का विकास करके धरातल के विभिन्न भागों के अंदर कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया है और हमने अपनी टेक्नोलॉजी, अनुभव इत्यादि का यूज़ करके धरातल पर कृषि कार्य करके उसमें उर्वरक, खाद, रसायन इत्यादि का उपयोग करके प्रतिकूल जलवायु में भी जल्दी पैदा होने वाली फसलें तैयार कर ली है। वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का फसल चक्र विकसित कर दिया है। लेकिन इतना होने के बाद में भी वर्तमान समय में भी जो भौतिक पर्यावरण है ये फसल उत्पादन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। आप इस चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे हम 3 जो इसके तत्व हैं इनकी बात करेंगे। पहला जलवायु, दूसरा मिट्टी एवं तीसरा उच्चावच। जो जलवायु तत्व है ये फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो भौतिक पर्यावरण है इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की जलवायु के अंदर हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होगी, है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कृषि होती है वो जलवायु पर ही आधारित होती है। अब इसका जो पहला तत्व है वो है तापमान। हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के जो भी फसलें हैं उनके बीजों के अंकुरण के लिए, पौधों के संवर्धन के लिए, उनके पकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही उचित तापमान की एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि या तो वो बहुत अधिक तापमान पे पैदा हो सकती है या बहुत कम तापमान पे। तो उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत हमें होती है। जब तक वो उनको फिक्स उनका टेम्परेचर नहीं मिलता, उपयुक्त तापमान नहीं मिलता, ये तो उसके अभाव में वो पौधे विकसित नहीं हो सकते।
और इस तापक्रम की भिन्नता के कारण ही फसलों में भी विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। जैसे यदि हम बात करें, शीतकालीन गेहूँ है वो कम तापमान पर होगा, बाजरा है वो अधिक तापमान पर होगा, चावल है उसके लिए भी हमें अधिक तापमान चाहिए। तो प्रत्येक फसल के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का तापमान होना जरूरी होता है। सेकंड हमारा है वर्षा। जो मिट्टी के अंदर हमें पोषक तत्व वगैरह है उनके अंदर हमें जल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसकी आवश्यकता होती है। भारत जैसे मानसूनी प्रदेश जहाँ पर वर्षा क्या होती है, काफ़ी कम होती है, और जो होती है वो भी विशेष रूप से मानसून काल के अंदर होती है। तो यहाँ पर हमें जल कैसे प्राप्त होता है? मुख्य रूप से सिंचाई इत्यादि के माध्यम से। लेकिन कुछ कुछ फसलें विशेष ऐसी होती है जिनका पूरी तरीके से विकास होता है वो केवल वर्षा पर ही आधारित होता है। जैसे है, यदि हम मानसूनी प्रदेश है हमारा भारत, यदि हम यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बाजरा वगैरह है, ये पूरी तरीके से बारहनी फसल है, पूरी तरीके से वर्षा पर आधारित फसल होती है। वहीं पे भारत के अंदर कुछ फसलें जैसे चावल है, चाय, जूट, कपास, ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही हो सकती है। ठीक है, तो हर क्षेत्र के लिए हमें विशेष प्रकार की वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है अपना पवन। पवन क्या करती है? ये तापमान और आर्द्रता का जो वहन होता है वो पवन के द्वारा ही होता है। हम जानते हैं कि यदि किसी स्थान पर यदि बहुत तेज पवनें चलेगी तो वो उस क्षेत्र विशेष की फसलों को, फलों को इत्यादि नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत कम यदि हवा है तो वो भी क्या है, ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से दो पवनें होती है, एक शुष्क पवनें, दूसरी आर्द्र पवनें, एक शीतकालीन पवनें, दूसरी उष्ण पवनें। तो कुछ कुछ जैसे पवनें हैं मिस्ट्रल, जब ये चलती है तो ये भूमध्य सागरीय जो भी क्षेत्र है उसके अंदर जो फलों के बागान हैं उनको ये नुकसान पहुंचाती है। चिनूक जैसे पवनें हैं, ये क्या करती है, रॉकी पर्वतमाला का जो भी पूर्वी भाग है उन क्षेत्रों पर जो जमी हुई बर्फ है उसको पिघला देती है। इस कारण से उसको हम हिमबख्शी पवन भी कहते हैं। और वहाँ पर जो भी घास वगैरह है उनके लिए ये क्या होती है, काफ़ी उपयुक्त होती है। तो विभिन्न प्रकार की पवनें होती है, वो कुछ के लिए क्या होती है, बढ़िया होती है, और कुछ के लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है। इसके अलावा पाला, सूर्यातप, इनका भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यदि हम कहें कि जो असामयिक पाला है वो क्या करेगा, फसल उत्पादन को बहुत अधिक खतरा प्रकट करता है उसके सामने। यदि हम सूर्यातप की बात करें तो पौधों की वृद्धि के अंदर जो प्रकाश है उसकी तीव्रता, दीप्ति काल की अवधि इत्यादि चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि सूर्यातप की उपस्थिति में पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जल का अवशोषण करेंगे, उनके फलने फूलने के लिए, उनकी परिपक्वता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्यातप क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सभी जलवायु से संबंधित कारक थे। नेक्स्ट हम बात करें मिट्टी की। तो मिट्टी क्या है, कृषि की आधारशिला है। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई भी वनस्पति, उसका जन्म तो मृदा में ही होता है और ये मृदा कृषि को अनेक तरीके से प्रभावित करेगी। जैसे उस मृदा की उर्वरा शक्ति कितनी है, मृदा में जीवांश का अंश कितना है, मृदा की आर्द्रता कितनी है, उसका तापमान, उसकी गठन एवं संरचना, उसका मूल पदार्थ इत्यादि विभिन्न बातों पर कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है उच्चावचन। उच्चावच की बात करें तो हमें पता है पृथ्वी पर कई प्रकार के उच्चावच मिलते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। और हमें पता है कि जो मैदानी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, वो किससे बनते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी के जमाव से। तो मैदान कृषि की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। विश्व के अंदर हम देखते हैं अधिकतर सभ्यता का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, नदियों के किनारे। और ये नदियाँ कहाँ बहती है, मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों के अंदर। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा, फसल उत्पादन अधिक होगा। इसकी बजाय यदि हम पर्वतीय या पठारी भागों पर देखें तो यहाँ पर कृषि की दृष्टि से काफ़ी सीमित संभावनाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का उच्चावच है वो कृषि कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न
करता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर परिवहन, आवास इत्यादि सुविधाओं का ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। तापमान भी कम रहता है, बहुत कम तापमान पर फसल उत्पादन संभव नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो भौतिक कारक है, जैसे जलवायु, मिट्टी, उच्चावच इत्यादि फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक पर्यावरण की। किसी भी स्थान विशेष का जो सामाजिक पर्यावरण होता है, उससे भी कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, संस्थागत कारक भी कहते हैं। कृषि को हम किस दृष्टि से अपना रहे हैं, हमारी सामाजिक मान्यता और मूल्य क्या है, इन सब का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव क्या होता है, फसल उत्पादन पर पड़ता है। हम जो कृषि है उसको जीवन यापन की दृष्टि से अपना रहे हैं या व्यावसायिक या व्यापारिक दृष्टि से अपना रहे हैं, इसका भी प्रभाव कृषि पद्धति पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसके विभिन्न हम देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले जैसे यदि हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जो मंदिर है, गिरजाघर है, इन सब के अधिकार में क्या होती है, काफ़ी भूमि होती है और उस भूमि पर कृषि कार्य वगैरह किया जाता है और उसका जो भी उत्पादन वहाँ से प्राप्त होता है उसका प्रयोग वहाँ पर रहने वाले सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी संप्रदाय के पास में जो भी भूमि होगी, उस भूमि पर जो भी कृषि उत्पादन वगैरह प्राप्त होगा, उस पर संप्रदाय के उन सभी लोगों का क्या होगा, समान अधिकार होगा। जोत का आकार, यदि जोत का आकार बड़ा है तो क्या होगा, हम उसी अकॉर्डिंग फसलें चूज़ करेंगे। छोटा आकार है तो हम क्या कर सकते हैं, गहन कृषि करके, यदि हम उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक इत्यादि का यूज़ करके, गहन कृषि करके, अधिक मशीनीकरण करके वहाँ से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक संगठन की यदि हम बात करें तो इसका प्रभाव भी वहाँ पर पड़ता है। जैसे यदि पूर्वी सोवियत रूस था, वहाँ पर जाड़कालीन जो कृषि थी वो ज़्यादा होती थी। इसे हम आज के टाइम में सामूहिक कृषि कह सकते हैं। भारत जैसे जो मानसून पर आधारित देश है, यहाँ पे कृषि का प्रकार अलग होगा। जो विकसित देश है वहाँ का जो सामाजिक संगठन जिस प्रकार का है, उसी अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें फसल उत्पादन का प्रारूप देखने को मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था के अंदर यदि हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के समूह मिलते हैं, विशेष वर्ग मिलते हैं। जैसे कि आदिवासी समूह है तो वो क्या करेंगे, स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा देंगे। यदि किसी क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की वहाँ की प्रथाएं हैं, उसी प्रकार जैसे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आजीविका पर, जीवन निर्वाह जो कृषि है उस पर ध्यान देंगे। मानसूनी प्रदेश के लोग हैं तो वो मुख्य रूप से धान की जो फसल है, गेहूँ, चावल, उनके उत्पादन पर ध्यान देंगे। तो जिस स्थान विशेष की जैसे सामाजिक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार का वो कृषि कार्य चुनते हैं। मानव की रुचि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत, यहाँ पे लोगों का मुख्य भोजन क्या है, गेहूँ, बाजरा, चावल, ये लोग यही पसंद करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये फसलों का भी चयन करेंगे। कुछ जैसे हमारा दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर लोगों का जो मुख्य रुचि है वो मक्का के अंदर है, इस कारण से यहाँ पे मक्का का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो क्षेत्र विशेष की जो मानव की रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर जो फसल है उसका चयन किया जाता है। इसके अलावा भू स्वामित्व का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि आदिकाल से जो कृषि भूमि है उस पर क्या था, बहुत सामूहिक प्रभाव था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर व्यक्ति का क्या होने लग गया, उस पर निजी नियंत्रण होने लग गया। और जिस कृषि भूमि पर निजी नियंत्रण ज़्यादा होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, उसका अस्तित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की कोशिश करने लग गए। और उस आधार पर मुख्य रूप से क्या है, 4 प्रकार के भूमि स्वामित्व पाए जाते हैं। सामूहिक, बड़े स्टेट, भूस्वामी, ठीक है, आसामी, ये इत्यादि क्या है, अलग अलग प्रकार के भूस्वामित्व के प्रकार है। फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला हमारा लास्ट कारक था सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक को मुख्य रूप से 2 कारक इसमें शामिल होते हैं। पहला है राजनीतिक और दूसरा है आर्थिक कारक। फसल उत्पादन पर राजनीतिक कारक का जो प्रभाव है वो स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर पड़ता है।
जैसे कि दक्षिणी कैलिफोर्निया है, वहाँ पर डेयरी उद्योग काफ़ी विकसित है, तो वहाँ पर राजकीय आधिपत्य है ना। तो इसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर इसके एक महत्वपूर्ण, मतलब हम इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। भारत जैसे देशों के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि सरकार क्या करती है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लांट वगैरह इत्यादि में सब्सिडी प्रदान करती है, जिसको हम ग्रीन सब्सिडी के अंदर शामिल करते हैं। तो देश विदेश की जो कृषि से संबंधित नीतियां हैं सरकार की, राजनीतिक कारक के रूप में उसको हम शामिल कर सकते हैं और वो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक के अंदर किसी भी देश की जैसी अर्थव्यवस्था होती है, यदि विकसित अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर परिवहन की अच्छी सुविधाएं विकसित होगी, बड़ा बाजार होगा, अधिक पूंजी उपलब्ध होगी, तकनीक का बढ़िया स्तर होगा, मशीनीकरण ज़्यादा होगा, तो वहाँ फसल उत्पादन भी क्या होगा, अधिक होगा। जबकि यदि हम अविकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध नहीं होंगे, अच्छे रसायन उपलब्ध नहीं होंगे, तकनीकी मशीनीकरण का बहुत अधिक अच्छा स्तर नहीं होगा, तो वहाँ पर ये आर्थिक गतिविधियाँ भी क्या होगी, कम होगी, और उस कारण से फसल उत्पादन भी कम होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य रूप से फसल उत्पादन को 3 कारक प्रभावित कर रहे हैं: भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। धन्यवाद।